हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस फीवर बाय पीजे। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के बारे में जानेंगे, ये कैसी होती है। तो ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम्स में जनरली आते हैं। जैसे आप अगर CSIR नेट की बात कर लें या फिर नीट या एम्स की बात कर लें, तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो इसको हम 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे, जिसमें हम पहले पार्ट में कुछ इसके एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, और अगली वाली जो वीडियो होगी यानी पार्ट सेकंड होगा, उसमें हम इसकी रेटिना और साथ में इसके फिजियोलॉजी और विजन के बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आई होती क्या है। तो आई जो है वो एक सेंसरी ऑर्गन होता है, जो कि विजन का ऑर्गन है। इसे हम फोटो रिसेप्टर भी कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट को रिसीव करने वाला यानी रिसेप्टर जो ऑर्गन होता है उसी को हम आई कहते हैं। आई विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करती है। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में जो भी लाइट्स होती हैं उन सभी को ईजीली उसके लिए सेंसिटिव होती हैं। जैसे कि 400 से 700 nm के बीच की जो लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है इसका। इसके अलावा मोर देन हाफ ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर्स आई में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गन हो जाता है। इसके अलावा आई के अगर हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो पहला उनमें से है जैसे कि आई पूरी बॉडी की फास्टेस्ट मसल होती है। इसके अंदर जो भी स्मूथ मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स मिलती हैं वो सबसे ज़्यादा क्विकली रिस्पॉन्स करती हैं किसी भी स्टिमुलस के लिए। इसके अलावा आई को अगर हम एक डिजिटल कैमरा से कंपेयर करें तो ये लगभग 576 मेगापिक्सल का कैमरा बन जाती है। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि हमें बहुत ही शार्प इमेज दिखाई देता है अपनी आँखों से। आइज़ जो हैं बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी आइज़ में कलर ब्लाइंडनेस मिलती है बर्थ के टाइम पे, यानी कि वो केवल ब्लैक एंड वाइट कलर्स ही देख पाते हैं। उन्हें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है, ठीक से दिखाई नहीं देता है, और साथ में थोड़ा ब्लर्ड विजन भी होता है उनका। इसके बाद आई की जो कॉर्निया है वो ही एक अकेला ऐसा ह्यूमन टिश्यू होता है जिसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, यानी कि वहाँ पर केवल ऑक्सीजन की सप्लाई एयर से आती है। ब्लड वेसल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ब्लड वेसल्स हम जानते हैं मेनली ब्लड को कैरी करती हैं, जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो अगर कॉर्निया डायरेक्टली एयर से उस ऑक्सीजन को ले ले तो उसे उन ब्लड वेसल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, और इसीलिए हम देखते हैं कि जो कॉर्निया है वो सबसे इजीली ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी कोई भी ब्लड ग्रुप मैच करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो ब्लड इनसाइड इट। तो कोई भी ऑटो इम्यून रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। इसके बाद ह्यूमन आई जो होती है वो केवल 3 कलर्स ही देख पाती है, दैट आर रेड, ब्लू एंड ग्रीन। लेकिन जो बाकी के कलर्स हम देख पाते हैं वो सारे कलर्स इन कलर्स का ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो डिफरेंट कलर्स जो भी हम देखते हैं वो इन 3 कलर्स से ही मिलकर बनते हैं। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ आई में इन सारे पॉइंट्स की मेनली स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहला है एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ आई, जिनमें कि हम आईलिड्स, आईलैशेस एंड आईब्राउज, लैक्राइमल अपरेटस यानी टीयर प्रोड्यूसिंग अपरेटस, इसके अलावा आई मसल्स, इन सब की स्टडी करते हैं। इसके बाद जो एनाटॉमी ऑफ आई बॉल है उसमें हम आई की वॉल्स या ट्यूनिक्स जिन्हें हम कहते हैं उनकी स्टडी करते हैं। इसके अलावा लेंस और उसकी इंटरनल कैविटीज़ की भी स्टडी करते हैं, यानी उसके अंदर क्या भरा रहता है आई बॉल के अंदर। इसके बाद हम फिजियोलॉजी ऑफ विजन की बात करते हैं। तो इस वाली वीडियो में, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग सारी की सारी एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स को डिटेल में देखेंगे, और इसकी जो एनाटॉमी ऑफ आई बॉल है उसमें से वॉल्स वाला पार्ट है। वॉल्स वाले पार्ट में एक्चुअली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फाइब्रस ट्यूनिक, या जिसमें हम कॉर्निया और स्क्लेरा को इंक्लूड करते हैं, कॉर्निया एंड स्क्लेरा को इंक्लूड करते हैं। सेकंड पार्ट होता है वेस्कुलर पार्ट, जिसमें कि हम कोरॉइड, सीलियरी बॉडीज़ और आइरिस को इन्वॉल्व करते हैं। और जो थर्ड पार्ट होता है दैट इज़ रेटिना। तो
इनमें से हम केवल ऊपर वाले 2 पार्ट्स को पढ़ेंगे और रेटिना को हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। क्यों, उसका क्या रीज़न है, क्योंकि रेटिना जो है वो फिजियोलॉजी ऑफ विजन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो लेंस, इंटरनल कैविटीज़, रेटिना एंड फिजियोलॉजी ऑफ विजन, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ आई के बारे में। तो आई की एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स किन्हें कहा जाता है? ये वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि आई बॉल को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं, उसके साथ में ही प्रेजेंट हैं और उससे रिलेटेड दूसरे फंक्शंस कर रही हैं। ठीक है, तो इनमें हम इन्वॉल्व करते हैं मेनली आईब्राउज़ को। इसके अलावा हम देखेंगे आईलिड्स, जिसमें कि इंफीरियर एंड सुपीरियर आईलिड्स की बात करते हैं। इसके अलावा लेक्राइमल अपरेटस की बात करते हैं। लेक्राइमल अपरेटस जो कि टीयर्स का प्रोडक्शन करता है, और आई मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि क्या करती हैं, आइज़ को इधर उधर मूव करने में हेल्प करती हैं। तो इन सब के हम स्टडी करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम आईलिड्स के बारे में जानेंगे। तो जो आईलिड्स होती हैं वो क्या हैं, वो आई बॉल के ऊपर 2 प्रोटेक्टिव लाइनिंग्स होती हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली को कहा जाता है सुपीरियर आईलिड, नीचे वाली को कहा जाता है इंफीरियर आईलिड। ये दोनों ही आईलिड्स बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव काम करती हैं आई के लिए। इसके अलावा जो सुपीरियर आईलिड होती है, हम ये जानते हैं कि जो सुपीरियर आईलिड है वो क्या होती है, मूवेबल होती है, जबकि इंफीरियर आईलिड बहुत ही कम मूव करती है। अब इसका क्या रीज़न होता है कि सुपीरियर मूव करती है, इंफीरियर नहीं मूव करती है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो सुपीरियर आईलिड है उसमें एक इम्पॉर्टेंट मसल मिलती है। इस मसल ग्रुप का नाम है LPSM। ये एक शॉर्ट में बोल सकते हैं उसे LPSM। LPSM का क्या मतलब है? लीवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस मसल। ठीक है, तो LPSM मसल ग्रुप यहाँ पर मिलता है सुपीरियर आईलिड में, जिसकी वजह से वो मूव कर पाती है। ठीक है, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो आईलिड है उसके 2 मेन फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ आई बॉल एंड दूसरा फंक्शन होता है सिक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रेनेज ऑफ टीयर्स। देखिए, आईलिड जो रहती हैं, आईलिड में जो इसकी जहाँ पर लेटरल साइड में जहाँ पर जॉइंट होता है सुपीरियर और इंफीरियर आईलिड का, उसे हम बोलते हैं लेटरल कमिशर। उसे कहा जाता है लेटरल कमिशर। और जो यहाँ पर मिडल में आपको ये जो जॉइंट दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है मीडियल कमिशर। यहाँ पर लेटरल और मीडियल कमिशर्स क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं? तो जो लेटरल कमिशर है उसके जस्ट ऊपर ही यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है हमारा लेक्राइमल अपरेटस। ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और जो मीडियल कमिशर है, यहाँ पर मिलती हैं इन लेक्राइमल अपरेटस से निकलने वाले टीयर्स को नीचे नोज तक पहुँचाने वाला होल। ठीक है, उस होल को हम नाम देते हैं उसको नाम देते हैं लेक्राइमल पंक्टा। ये एक होल जैसा आपको दिखाई देता है यहाँ पर, और ये होल कहाँ पर बना होता है? आपको आई के बीचों बीच में एक रेडिश सा पार्ट दिखाई देता है, जैसे कहते हैं लेक्राइमल कैरंकल। इस लेक्राइमल कैरंकल के जस्ट नीचे ही ये होल मिलता है, जैसे कहते हैं लेक्राइमल पंक्टा। तो जो भी लेक्राइमल अपरेटस से जो भी ये टीयर्स बनते हैं लेक्राइमल ग्लैंड से, वो टीयर्स लेक्राइमल डक्ट से होते हुए जाते हैं लेक्राइमल पंक्टा में, और लेक्राइमल पंक्टा के जो होल होता है उसके थ्रू वो हमारी नोज़ में पहुंच जाते हैं नेज़ोलेक्राइमल डक्ट के थ्रू, जो कि हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, वो है आई लैशेज़ एंड आईब्राउज़। ठीक है, तो आई लैशेज़ और आईब्राउज़ एक्चुअली होते क्या हैं? ये हेयर फॉलिकल्स होते हैं, यानी यहाँ पर हेयर्स होते हैं। तो जो आईलिड के ऊपर, सबसे पहले आईलैश की बात करते हैं, तो आईलिड का जो बॉर्डर होता है ना,
उस बॉर्डर पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती हैं जिन्हें कहा जाता है आई लैशेस। आई लैशेस का काम क्या होता है, कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी फॉरेन बॉडी अगर हमारी आई में एंटर करने की कोशिश करती है तो ये उसे क्लीन कर देते हैं वहाँ से, ठीक है। इसके अलावा जो आईब्राउज़ हैं, आईब्राउज़ आई के जस्ट ऊपर मिलती हैं और ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। अच्छा, आईब्राउज़ का क्या यूज़ है? आईलिड और आईलैशेस का तो समझ में आता है कि ये आई बॉल को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं क्योंकि उसके ऊपर मिल रहे हैं, लेकिन आईब्राउज़ जो कि आई बॉल और ऑर्बिट से काफ़ी ऊपर मिलती हैं, उनका क्या यूज़ हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो आईब्राउज़ का यूज़ होता है कि जब भी हमें पसीने आते हैं, स्वेटिंग होती है, पर्सपिरेशन होता है, तो फोरहेड पर जो भी वाटर ड्रॉप्स होती हैं उनके नीचे जाने का खतरा रहता है और वो हमारी आई के अंदर एंटर भी कर सकती हैं। लेकिन जो आईब्राउज़ हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पर एक बैरियर का काम करती हैं। तो जब भी आपको फोरहेड पर पसीना आता है तो वो आईब्राउज से टकराता है, ना कि आपकी आइज़ में डायरेक्टली जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आइज़ को हार्म होने से बच जाता है। इसके अलावा इनका एक और फंक्शन क्या है कि ये सन से आने वाली रेज़ को डायरेक्टली आपकी आइज़ में एंटर नहीं होने देती, ठीक है। आप जब भी खड़े हुए रहते हैं तो सन रेज़ ऊपर से आ रही होती हैं और वो जो सन रेज़ हैं वो उन्हें पहले आईब्राउज से होकर गुजरना पड़ता है एंड देन दे एंटर इनटू द आई। तो इस तरह से आईब्राउज का भी बहुत बड़ा यूज़ होता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ कंजंक्टिवा, और एंड उससे रिलेटेड ही एक बीमारी होती है दैट इज़ नोन एज कंजंक्टिवाइटिस। तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो आईलिड होती है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर बोथ आईलिड्स, उनके नीचे एक पिंक कलर का पार्ट आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पिंकिश सा पार्ट दिखाई दे रहा है, इसी पार्ट को हम नाम देते हैं कंजंक्टिवा, ठीक है। तो कंजंक्टिवा एग्जैक्टली है क्या, आपकी आईलिड के नीचे की तरफ, ठीक है, सबसे नीचे की तरफ आपकी आईबॉल को टच करता हुआ पार्ट होता है और ये किसका बना होता है, गॉबलेट सेल्स का, ठीक है। तो गॉबलेट सेल्स का फंक्शन होता है म्यूकस का रिलीज़ करना, म्यूकस का रिलीज़ करना। तो एग्जैक्टली कंजंक्टिवा क्या हो गई, एक म्यूकस सिक्रीट करने वाली लेयर हो गई, एपिथेलियल सेल्स हो गई। तो ये क्या करती है, ये हमारी आईबॉल के ऊपर मॉइस्चर को बरकरार रखती हैं, उसे थोड़ा सा ड्राई होने से बचाती हैं कंटिन्यूसली म्यूकस का रिलीज़ करके। और इस म्यूकस को पूरी की पूरी आईबॉल पर लगाने का काम, या बोल सकते हैं उसे आईबॉल पर पूरी तरह से लगाने का काम जो है वो कौन करता है, वो करता है हमारी दोनों की दोनों आईलिड्स बार बार मूव होके, ठीक है। और कंजंक्टिवा एग्जैक्टली क्या है, ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड कॉलम और एपिथेलियम दैट कवर्स एंटीरियर आईबॉल अप टू द एज ऑफ कॉर्निया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कंजंक्टिवा है वो भी दो तरीके की होती है। एक तो वो जो कि आईलिड के नीचे की तरफ मिल रही है, और एक वो जो कि आपकी जो आपकी आई का जो वाइट वाला पार्ट है उसके ऊपर मिल रही है। यानी कॉर्निया बीच वाले, अगर हम ब्लैक वाले पार्ट को यानी कॉर्निया को छोड़ दें तो उसके अलावा जो वाइट वाला पार्ट है, स्क्लेरा वाला पार्ट, उसके ऊपर भी ये कंजंक्टिवा प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो स्क्लेरा के ऊपर यानी वाइट वाले पार्ट के ऊपर जो कंजंक्टिवा मिल रही है वो ब्लड वेसल से रिच होती है, यानी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। तो जब भी क्या होता है कि आपको कहीं कंजक्टिवा में इरिटेशन हो जाता है, किसी तरह से कोई पैथोजन या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको एक बीमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस। ये एक तरीके का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल या इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन है, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो वाइट वाला पार्ट होता है आई का, जहाँ पर कि ये कंजक्टिवा मिल रही थी, वहाँ की ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा पार्ट आपको रेडिश दिखाई देने लगता है। इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रेडिशनेस है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है। आइज़ रेड हो जाती हैं, उनमें काफ़ी दर्द जैसा होने लगता है, तो ये कंजंक्टिवाइटिस का ही एक एग्जाम्पल है।
इसके अलावा जब आँखें बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं तो इसे एक और टर्म दिया जाता है, दैट इज़ नोन एज ब्लड शॉट आइज़, ब्लड शॉट आइज़। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लैक्राइमल अपरेटस, जो कि एक नेक्स्ट एक्सेसरी स्ट्रक्चर है आई की। लैक्राइमल अपरेटस क्या होता है? लैक्राइमल अपरेटस लैक्राइमल ग्लैंड और लैक्राइमल कैनाल से मिलकर बना हुआ एक पार्ट है, एक ऑर्गन है, जो कि टीयर्स को बनाने और उसको सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज़ लैक्राइमल ग्लैंड। ये क्या करती है? ये लैक्राइमल फ्लूइड यानी टीयर्स को बनाने का काम करती है। और ये कहाँ मिलती है? हमारी आई के जस्ट ऊपर लेटरल साइड में। तो इसकी पोजीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कहाँ मिल रही है? आई के लेटरल साइड में मिल रही है, सुपीरियर लेटरल साइड में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड तो ये बनाती है टीयर्स, जिनकी सप्लाई करने के लिए, जिनकी आइज़ तक पहुंचाने के लिए मिलती हैं कुछ डक्ट्स, जिन्हें कहते हैं लैक्राइमल डक्ट्स। ये लैक्राइमल डक्ट उन्हें आई के मीडियल कमीशर तक पहुंचाती हैं। मीडियल कमीशर पर मैंने बताया था कि यहाँ पर एक लैक्राइमल पंक्टा मिलता है। लैक्राइमल पंक्टा एक छोटा सा होल होता है। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा मिरर में देखकर कि आपको आईज के सबसे कॉर्नर पर आपको एक होल जैसा दिखाई देगा, दिस इज लैक्राइमल पंक्टा। तो ये लैक्राइमल पंक्टा एग्जैक्टली करता क्या है? ये उन टीयर्स को नीचे प्रेजेंट यानी नोज़ के नेज़ल बोन के आसपास प्रेजेंट लैक्राइमल सैक तक पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पर जाकर ये टीयर्स इकट्ठे होने लगते हैं और यहाँ से लैक्राइमल डक्ट के थ्रू, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के थ्रू उन टीयर्स को पहुंचा दिया जाता है हमारी नोज़ तक। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पाथवे होता है इसका। और जो कुछ टीयर्स जब हमारी आंखें ओवरफिल्ड हो जाती हैं तो वो टीयर्स नीचे रोल डाउन कर जाते हैं चीक्स पर। ठीक है, और बाकी के टीयर्स नोज़ में चले जाते हैं। तो लैक्राइमल डक्ट ये काम करती है, लैक्राइमल अपरेटस इस तरह से वर्क करता है। अब ये जो टीयर्स होते हैं इनका हम फंक्शन देख लेते हैं और इनकी पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। तो जो लैक्राइमल फ्लूइड या टीयर्स होते हैं वो हमारे एंटीरियर सरफेस ऑफ आई को ल्यूब्रिकेट करने का काम करते हैं। यानी बाहर से जो आपको आई का पार्ट दिखाई देता है, स्क्लेरा एंड कॉर्निया वाला पार्ट, उसको ये टीयर्स क्या करते हैं? ल्यूब्रिकेट करते हैं, उसे मॉइस्चराइज करते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर एक लाइसोजाइम नाम का एंजाइम मिलता है, जो कि एक बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम है। ये एंजाइम हमारे आइज़ में कोई भी अगर पैथोजन या कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी फॉरेन बॉडी एंटर करती है तो उसको तुरंत से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसको तुरंत से ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इस तरह से ये पूरा वर्क करती है फंक्शन। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है दैट whenever we cry why we get runny nose, हमारी नाक क्यों बहने लगती है जब भी हम रोते हैं? तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है कि हमारी आइज़ में जो लैक्राइमल पंक्टा था उसके थ्रू टीयर्स नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के वे से नोज़ तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हम रोते हैं तो हमारे टीयर्स नोज़ तक आते हैं और इसी वजह से वो जो टीयर्स हैं वो नाक के थ्रू सीधे बाहर निकलते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो एक पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से होता है, जिससे कि हमारी लैक्राइमल ग्लैंड्स जो लिटरल साइड में प्रेजेंट होती हैं वो एक्सेसिव कंसंट्रेशन में लैक्राइमल फ्लूइड बनाने लगती हैं, यानी टीयर्स बनाने लगती हैं, और ये टीयर्स हमारी नेज़ल कैविटी को फिल कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें एक रनी नोज़ मिलती है। इसके अलावा वाटरी आइज़, वाई वी गेट वाटरी आइज़? तो वाटरी आइज़ मिलने के कई रीज़न हो सकते हैं। उनमें से एक रीज़न ये है कि अगर आपकी कंजंक्टिवा इन्फ्लेमेट हो जाती है, ठीक है, यानी कि अगर वो इरिटेट हो गई, इन्फ्लेमेट हो गई, यानी किसी भी तरह से आपकी आंखों में कोई कचरा चला गया, डस्ट पार्टिकल, पैथोजन कुछ भी चला गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से कंजंक्टिवा इन्फ्लेमेट हो सकती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो लैक्राइमल ग्लैंड्स हैं वो एक्सेसिव
टीयर्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं, वो भी इरिटेट हो जाती हैं और टीयर्स ज़्यादा बनाना स्टार्ट कर देती हैं और वो टीयर्स आपकी आइज़ में फिल होने लग जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और रीज़न यहाँ पर हो सकता है बहुत बड़ा, दैट इज़ कि अगर आपको कोल्ड हो रहा है, ठीक है, अगर आपको कोल्ड हो रहा है तो आपकी नोज़ ब्लॉक हो जाती है ना, जिसकी वजह से आपकी आँखों के अंदर ही वो सारा का सारा टीयर रह जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि हमारी जब भी हमें कोल्ड होता है, हमारे ज़ुकाम हो जाता है, तो क्या होता है कि हमारी नेज़ल म्यूकोसा है, वो नेज़ल म्यूकोसा इन्फ्लेमेट हो जाती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा म्यूकस का रिलीज़ करने लगती है, और जब ज़्यादा म्यूकस रिलीज़ होने लगता है, यहाँ पर है नेज़ल म्यूकोसा नीचे की तरफ इधर, और जब ये ज़्यादा इन्फ्लेमेट हो जाएगी तो म्यूकस बहुत ज़्यादा बनने लग जाएगा। जब ज़्यादा म्यूकस बनेगा तो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट्स जो हैं वो हमारी ब्लॉक हो जाती हैं, यानी वो नोज़ के अंदर टीयर्स को नहीं पहुंचा पाती हैं। जब टीयर्स नोज़ में नहीं पहुंचेंगे तो वो सारे के सारे हमारी आई में ही एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, तो इस वजह से भी हमें वाटरी आइज़ दिखाई दे सकती हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, दैट इज़ आई मसल्स। तो आई मसल्स को एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स भी कहा जाता है। ये मसल्स हमारे ऑर्बिट क्या है, जहाँ पर आई जो है सिचुएटेड है, आई बॉल सिचुएटेड है, वो बोनी ऑर्बिट, ठीक है, एक खोखली सी जगह होती है जिसके अंदर हमारी आई बॉल सिचुएटेड होती है। तो इस बोनी ऑर्बिट से स्टार्ट होकर और हमारे स्क्लेरा वाले पार्ट तक, यानी वाइट जो वाला पार्ट होता है, वहाँ तक ये मसल्स आती हैं। ठीक है, और ये मसल्स आई को एक ही जगह पर एंकर करके रखती हैं। ठीक है, उसे वहीं पर रोके रखती हैं। इसके अलावा आई मसल्स के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होते हैं कि वो आई को किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। हम अप डाउन राइट लेफ्ट सब जगह देख सकते हैं इजीली। दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ दोज आई मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, आई मसल्स अब होती कितनी हैं, तो इनका टोटल नंबर होता है 6। इनको कैसे याद रख सकते हैं, देयर इज अ ट्रिक। सीला में सीओ, ठीक है, तो दिस इज द ट्रिक। तो यहाँ पर जो एस है, दिस इज फॉर सुपीरियर रेक्टस, दिस इज इंफीरियर रेक्टस एंड दिस इज लेटरल रेक्टस। यहाँ है एमी फॉर मीडियल रेक्टस। इसके अलावा सुपीरियर ओब्लिक एंड इंफीरियर ओब्लिक। तो इस तरह से 6 हो गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ and here 6th. So again we will repeat superior rectus, inferior rectus and lateral rectus, then medial rectus, then superior oblique and inferior oblique. ठीक है, तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ आई बॉल की। अभी हमने ये देखा कि आई बॉल को प्रोटेक्ट करने वाले पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे कि एग्जैक्टली आई बॉल होती कैसी है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं। तो आई बॉल जो है एक राउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर पूरा का पूरा फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो ये पानी से भरी बॉल समझ सकते हैं आप। ठीक है, इसीलिए इसे हम आई बॉल कहते हैं। तो आई बॉल की स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो पार्ट इसका आता है, दैट इज़ इट्स वॉल्स और ट्यूनिक्स या लेयर्स ऑफ आई बॉल। यानी आई बॉल के बाहर की तरफ कौन कौन सी लेयर्स होती हैं जिनका ये बना हुआ होता है। तो इसमें सबसे हमने ये देखा कि इसके अंदर तो क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो बाहर की तरफ जो वॉल्स हैं वही मेन है इसका पार्ट। तो इन मेन पार्ट्स में सबसे बाहर जो होती है दैट इज़ आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, और इसमें कॉर्निया और स्क्लेरा के बारे में पढ़ा जाता है। फिर आती है मिडिल वेस्कुलर लेयर, या इसे वेस्कुलर ट्यूनिक भी कहते हैं। इसमें हम कोरॉइड, साथ में सीलियरी बॉडी और आइरिस,
इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें मिडिल वेस्कुलर लेयर में हम क्या क्या पढ़ते हैं, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी एंड देन आइरिस, ठीक है। और जो थर्ड है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ नोन एज इनर सेंसरी लेयर और रेटिना, ठीक है। तो रेटिना की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे इस वीडियो में, केवल आउटर प्रोटेक्टिव लेयर एंड इनर एंड मिडिल प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम आउटर प्रोटेक्टिव लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर्स में हम मेनली कॉर्निया एंड स्क्लेरा की बात करते हैं। कॉर्निया एंड स्क्लेरा आई बॉल को सबसे बाहर की तरफ घेरे हुए रहती हैं, ठीक है। तो इनको आप कैसे देख सकते हैं, ये हमें बाहर से भी दिख जाती हैं एक्चुअली। तो आपके आई का जो खुला हुआ वाला पार्ट है वहाँ पर आपको दो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो दिखाई देता है गोल गोल पार्ट, ये जो मिडिल सेंट्रल पार्ट है राउंड, इसे हम कहते हैं कॉर्निया। और इसके बाहर की तरफ ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं स्क्लेरा एंड दैट इज़ वाइट इन कलर। तो ये दोनों के दोनों एक स्फेरिकल बॉल को बाहर से घेरे हुए रहते हैं। तो इन्हें आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो सबसे पहले हम कॉर्निया को अगर देखें तो कॉर्निया एक कोन शेप्ड या बोल सकते हैं थोड़ी सी उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट होती है, ये इसका ट्रांसपेरेंट पार्ट है। और जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा कॉर्निया के जस्ट पीछे वाला पार्ट होता है जो कि पूरी की पूरी आई बॉल को पीछे तक घेरे हुए रहता है, ठीक है। तो कॉर्निया तो था आगे वाला पार्ट, कोन लाइक पार्ट, और जो स्क्लेरा है वो है पीछे वाला, ये जो मैं रेड कलर से बना रही हूँ ये। तो इस तरह से जो कॉर्निया है वो तो 1/6 पार्ट बना रहा है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर का, और जो स्क्लेरा है वो 5/6 पार्ट बना रहा है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर या फाइब्रस ट्यूनिक का। ये दोनों के दोनों ही फाइब्रोब्लास्ट सेल्स से बने हुए रहते हैं, यानी कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो कॉर्निया है, अगर हम इसको सबसे पहले देखें तो कॉर्निया जो रहता है ये एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट क्यों होता है, उसका एक बड़ा रीज़न है दैट इट अलाउज द एंट्री ऑफ सनलाइट इनटू आवर आई। तो यही वो पार्ट है जैसे सनलाइट एंटर करेगी और कहाँ तक जाएगी, पीछे रेटिना तक जाएगी और वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो अगर अगर कॉर्निया ये काम कर रही है तो स्क्लेरा क्या काम करेगी, तो स्क्लेरा जो है वो उन सारी सनरेज अंदर आ रही हैं कॉर्निया से, वो उन सनरेज को यहाँ से आने से रोकेगी, ठीक है। सनरेज केवल कहाँ से आनी चाहिए, केवल कॉर्निया से आनी चाहिए, स्क्लेरा से नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि एक शार्प इमेज बनेगी। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है स्क्लेरा का, दैट इज़ वो पीछे मिलने वाली जितनी भी आई के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। ये वाइट कलर की होती है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, लेकिन कॉर्निया वाले पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ऑक्सीजन कहाँ से लेती है, एटमॉस्फेयर से, एयर से लेती है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को उस टाइप के कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने चाहिए जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई को रोके ना, क्योंकि लेंसेज जो हैं वो पूरे टाइम तक आँखों से चिपके हुए रहते हैं, है ना। तो अगर वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई को वो रोकने वाले होंगे तो क्या होगा कि कॉर्निया जो है वो भी ऑक्सीजन को नहीं ले पाएगी एटमॉस्फेयर से और आगे सप्लाई नहीं कर पाएगी। तो जो लोग नॉर्मल ग्लासेस लगाते हैं तो ग्लासेस में से तो इजीली एयर का सप्लाई हो जाती है, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंसेज में से नहीं हो पाती है। तो इसलिए कॉन्टैक्ट लेंसेज का जो अपन सिलेक्शन करते हैं वो इस चीज़ को देखते हुए करना चाहिए। इसके बाद कॉर्निया के चीफ फंक्शंस को एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि ये क्या करती है। ये आई में किसी भी तरह के इन्फेक्शियस एजेंट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्वेजन को रोकती है। इसके अलावा ये लाइट को रिफ्रेक्ट करने का काम करती है। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि ये थोड़ा सा कोनिकल शेप्ड होती है, थोड़ा सा घुमाव वाली होती है, इसलिए क्या करती है
जो भी सनलाइट आ रही है उन्हें रिफ्रैक्ट करने का काम कर सकती है। इसके अलावा यूवी रेस से, सनलाइट की यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है, आइज़ में सीधे लाइट को एंटर होने से रोकती है। इसके बाद स्क्लेरा के फंक्शंस देख लेते हैं। स्क्लेरा क्या था? कॉर्निया के पीछे वाला पार्ट जो कि 5/6 पार्ट है, उसका क्या फंक्शन है? उसका मेन फंक्शन है कि ये आई की शेप को मेंटेन करता है, उसकी स्फेरिकल शेप को। इसके अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कि ये एक्सट्रिंसिक आई मसल्स के लिए अटैचमेंट साइट का काम करता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो आई मसल्स होती हैं वो पीछे बोनी ऑर्बिट से लेकर और स्क्लेरा तक अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, तो स्क्लेरा का वो वाला पार्ट जो आपको बाहर से दिखाई देता है, जो वाइट पार्ट हमें दिखाई देता है, दैट इज़ नोन एज वाइट ऑफ द आई। इसके बाद मिडिल वेस्कुलर लेयर, या हम कोरॉइड की बात करते हैं। मिडिल वेस्कुलर लेयर में एक्चुअली कोरॉइड के साथ साथ सीलियरी बॉडी एंड आइरिस को भी इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो जो मिडिल वेस्कुलर लेयर है उसे वेस्कुलर ट्यूनिक भी कहा जा सकता है। ये एक थिक ब्राउन कलर का टिश्यू होता है जो कि हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है। ये इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है, दैट इसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा क्योंकि ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है इसलिए ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकता है, और रेटिना को ऑक्सीजन भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सप्लाई कर सकता है। कोरॉइड जो है वो ओपेक होता है, यानी कि इट मेक श्योर्स दैट नो लाइट स्कैटर्स फ्रॉम स्क्लेरा टू रेटिना। तो ये इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो कोरॉइड होता है वो ओपेक होता है। कोरॉइड में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर मेलेनिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसके अंदर मेलेनिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। ये वही पिगमेंट है जो कि इसको डार्क ब्राउन कलर का बनाता है। तो कोरॉइड अगर डार्क ब्राउन कलर का होगा तो क्या होगा कि जो सनलाइट बाहर से आ रही थी स्क्लेरा के थ्रू, हमारे वाइट ऑफ द आई के थ्रू, तो वो सनलाइट्स को वहीं के वहीं एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाय द डार्क ब्राउन कलर। तो जब सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो वो अंदर नहीं जा पाएंगी, और इनको हमें अंदर भेजना भी नहीं है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि अगर ये अंदर गई तो यहाँ पर इमेज काफ़ी ब्लर हो जाएगी। ठीक है, तो सनलाइट कहाँ से एंटर करनी चाहिए? केवल और केवल कॉर्निया वाले पार्ट से, ना कि स्क्लेरा या कोरॉइड वाले पार्ट से। तो इसलिए यहाँ पर इसका मेलेनिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये ओपेसिटी देता है। इसके बाद आप इस डायग्राम में इजीली देख सकते हैं दैट स्क्लेरा और कॉर्निया सबसे आउटर पोर्शन है जो हमें वाइट कलर से दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाइट वाला पोर्शन। इसके बाद कोरॉइड जो है वो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा है। ये क्योंकि हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है तो इसे रेड कलर से शो किया है। बाकी ये ओपेक होता है, यानी डार्क ब्राउन कलर का होता है इन रियल। इसके अलावा अंदर की तरफ जो आपको येलो कलर से दिखाई दे रहा है दैट इज़ रेटिना। तो ये 3 लेयर्स हो जाती हैं, बाहर की तरफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया वाली, देन कोरॉइड एंड देन रेटिना। कोरॉइड का जो आगे वाला पार्ट होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आपको दिखाई दे रहा है दोनों साइड में। ठीक है, तो ये क्या चीज़ें हैं? इनको हम बोलते हैं सिलियरी बॉडीज़। ठीक है, तो जो सिलियरी बॉडी है वो क्या रहती है? कोरॉइड का इंटीरियर वाला पार्ट होता है, और इसमें 2 चीज़ें मेन होती हैं। एक तो होती है सिलियरी प्रोसेसेस, एक होती है सिलियरी मसल्स। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि जो सिलियरी प्रोसेसेस होते हैं वो क्या होते हैं और मसल्स क्या काम करती हैं। तो सबसे पहले सिलियरी बॉडी जो होती है ये एक हाईली वेस्कुलराइज्ड पार्ट है, क्योंकि ये कोरॉइड का ही पार्ट है इसलिए ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है। इसके अलावा ये कोरॉइड से ही कंटिन्यूस होता है और इसमें आगे की तरफ आइरिस मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं कि पीछे की तरफ यहाँ पर एक कोरॉइड है, बीच में यहाँ पर सिलियरी बॉडी है, और आगे की तरफ ये वाला आइरिस वाला पार्ट है। तो 3 पार्ट्स हो जाते हैं इस तरह से।
सिलरी प्रोसेसेस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सिलरी प्रोसेसेस क्या है? सिलरी बॉडी में आगे की तरफ कुछ आउटग्रोथ्स निकली रहती हैं, अमीबॉइड आउटग्रोथ्स। ये आउटग्रोथ्स ही बोली जाती हैं सिलरी प्रोसेसेस। इनको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है? बिकॉज इनमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये जो ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स हैं वो एक्वस ह्यूमर नाम के एक फ्लूइड का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, ये फ्लूइड डायरेक्टली लेंस के आसपास जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है, और ये क्या करता है, ये लेंस और जो हमारी कॉर्निया है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो सिलरी प्रोसेसेस होते हैं ये इस फ्लूइड का सिक्रीशन कंटिन्यूसली करते ही रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी की पूरी आईबॉल भर जाएगी इनसे। लेकिन ऐसा नहीं होता है रियल में। उसका रीज़न क्या है कि जो हमारी स्क्लेरा और कॉर्निया वाला पार्ट होता है उसके बीचों बीच में यहाँ पर एक आपको होल जैसा दिखाई दे रहा है। दिस इज़ नोन एज कैनाल ऑफ श्लेम। ये कैनाल ऑफ श्लेम इस एक्वस ह्यूमर को कंटिन्यूसली ड्रेन करती रहती है, मतलब बना और ड्रेन हुआ। तो इस तरह से इसकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन हमारी आईबॉल में बनी रहती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ठीक है, इसके बाद सिलरी मसल्स की हम बात कर लेते हैं। तो सिलरी मसल्स क्या होती हैं? यहाँ पर आपको सिलरी बॉडी के अंदर ये जो डार्क रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नोन एज सिलरी मसल्स। इनका मेन जो काम होता है वो होता है आईबॉल या लेंस की शेप को चेंज करना। ठीक है, एकोमोडेशन का इनका मेन काम होता है। यानी आप जब भी डिम लाइट में जाते हैं या ब्राइट लाइट में जाते हैं तो उस हिसाब से आपकी आईबॉल या आपका जो लेंस का साइज़ है वो एडजस्ट हो जाता है। तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिलरी मसल्स। तो नेक्स्ट सिलरी मसल्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज़ आइरिस। आइरिस जो है वो हमारी आई का कलर्ड पार्ट होता है। हमारी आई जो है वो हमें कभी किसी की ग्रीन, किसी की ब्लू, किसी की ब्राउन या किसी की ब्लैक दिखाई देती है। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आइरिस। तो इसे कलर्ड पोर्शन क्यों कहा जाता है? एक्चुअली इसमें मेलेनिन पिगमेंट पाया जाता है। वही पिगमेंट जो कि किस में मिल रहा था, हमारे कोरॉइड में। ठीक है, तो वही पिगमेंट आइरिस में भी मिलता है। लेकिन इस मेलेनिन पिगमेंट के डिफरेंट कंसंट्रेशंस की वजह से हमें आई का कलर डिफरेंट दिखाई देता है। जैसे सपोज़ अगर किसी की ब्लैक आई या ब्राउन आई है तो उसमें मेलेनिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा होगा। अगर किसी की ग्रीन आई है जो कि एक रेयर कंडीशन है तो उसमें मेलेनिन पिगमेंट मॉडरेट कंसंट्रेशन में होगा। और अगर किसी की आई ब्लू कलर की है तो उसमें मेलेनिन पिगमेंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ मेलेनिन। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो आइरिस होता है उसका फंक्शन क्या होता है एक्चुअली। तो आइरिस के अंदर स्मूथ रेडियल मसल्स, स्फिंक्टर पैपिली मसल्स और डायलेटेटर पैपिली मसल्स मिलती हैं। तो ये क्या काम करती हैं? तो आइरिस का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये हमारे प्यूपिल के साइज़ को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, तो आप इस वाले डायग्राम में इजीली देख सकते हैं कि ये जो आगे का पार्ट है दिस इज़ नोन एज आइरिस, और आइरिस हमारे लेंस के जस्ट आगे मिलता है और कॉर्निया के जस्ट पीछे मिलता है। ठीक है, तो लेंस और कॉर्निया के बीचों बीच मिलता है। इसके अलावा आइरिस यहाँ पर बीच में एक छोटी सी जगह छोड़ देता है। इस जगह को हम नाम देते हैं दैट इज़ नोन एज प्यूपिल। तो दोनों आइरिस के साइड बीच में जो जगह होती है इसे नाम देते हैं प्यूपिल। ठीक है, तो आइरिस का मेन काम क्या है? ये इस प्यूपिल के साइज़ को कम या ज़्यादा करने में हेल्प करता है। ठीक है, कम या ज़्यादा कैसे करता है? तो अगर इस आइरिस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, अगर आइरिस की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो क्या होता है, ये प्यूपिल के साइज़ को कम कर देता है और हमारे आई के अंदर जाने वाली जो लाइट रेज़ हैं उनका नंबर कम हो जाता है, यानी कि कम लाइट रेज़ अंदर जा पाती हैं। और ये वाली कंडीशन कब होती है? जब हम लोग ब्राइट लाइट में जाते हैं।
आप अचानक से एक उजाले वाले कमरे में, एक बहुत ही ज़्यादा शार्प लाइट वाले रूम में चले जाते हैं तो क्या होता है, आपकी आइज़ धीरे धीरे से ऐसा ब्लिंक करने लग जाती हैं और आपकी आई कोशिश करती है कि आपकी आई के अंदर बहुत ही कम रेस जाएं, ठीक है, उसे हार्म कम से कम हो उन लाइट रेस से। तो ब्राइट लाइट में क्या होगा, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होगी और जिसकी वजह से प्यूपिल का साइज़ कम हो जाएगा और लाइट रेस कम जाएंगी। इसी की जो रिवर्स कंडीशन है, दैट अकर्स इन द डार्क। जब आप अंधेरे रूम में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी प्यूपिल काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, सो दैट जितनी भी थोड़ी सी लाइट वहाँ पर है उसके थ्रू आप थोड़ा बहुत देख पाएँ, ठीक है। तो होता क्या है कि जो आइरिस है उसकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं या डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्यूपिल का साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है। और प्यूपिल जब साइज़ बढ़ेगा तो लाइट रेज ऑब्वियसली अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन में जाएंगी। और इस काम में, यानी कि प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाने में, जो हमारी आइरिस है उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराने में जो काम करती हैं वो होती हैं स्फिंक्टर पैपिली मसल्स और डायलेटेटर पैपिली मसल्स। तो इनका इसमें मेन काम होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, दैट इज़ इनर सेंसरी लेयर और नर्वस ट्यूनिक, और इसमें मेनली आ जाता है रेटिना। और इस रेटिना की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो लेक्चर। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप पार्ट 2 को भी देख पाएँ और उसकी अपडेट्स भी पा पाएँ। तो थैंक यू सो मच।